नमस्कार। आज के बेयर्स एंड बुल्स में हम एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं और जो विषय पे सब जगह पे चर्चा हो रही है और जो विषय ने सभी आजकल जिसके ऊपर अपना मत रखते हैं और हिंदुस्तान के लिए शेयर बाज़ार तो एक छोटा सा भाग है हिंदुस्तान का, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए और हिंदुस्तान एक राष्ट्र के लिए ये चिंता की बात है और इसके ऊपर इसलिए हमें विचार करना चाहिए। विशेषकर अगर आप अर्थशास्त्र या आर्थिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो इस विषय पे बात होनी ही चाहिए, अंकों के साथ, आंकड़ों के साथ, ना कि सिर्फ जो एक हो हल्ला मचता है। ये विषय संवेदनशील है और सभी अब तक समझ गए होंगे आप कि हम आज बात करने वाले हैं जो किसानों का आंदोलन चल रहा है या जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो इसका परिणाम भारत पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर और शेयर बाज़ारों पर कैसा पड़ेगा, ये थोड़ा सा हमें देखना आवश्यक है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ बन गई है। दूसरे देशों के बड़े बड़े नेता या उनके पार्लियामेंट्स में भी ये चर्चा हो रही है कि किसानों का आंदोलन भारत में चल रहा है करके। ठीक है, उनकी राजनीति होगी जो भी होगी, पर ये विषय तो बड़ा हो गया है और इसलिए इसको हमें देखना आवश्यक है। तो जब हम आज ये वीडियो बना रहे हैं तो बहुत दिनों बाद मार्केट थोड़ा सा रेड में है। आज मार्केट 100 पॉइंट नीचे है, निफ्टी 100 पॉइंट नीचे चल रहा है नरम गरम। बहुत दिनों के बाद सेंसेक्स या निफ्टी को आप रेड में देख सकते हैं। कल ही हमने IRCTC के बारे में बात करी थी। आज उसका न्यूज़ आया कि गवर्नमेंट स्टेक बेचने वाला है तो स्टॉक में पिटाई हो गई है। तो आज मार्केट ओवरऑल नीचे है और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कुछ ग्लोबल फैक्टर्स होंगे या फिर मार्केट इतना जो एक तरफा ऊपर आया है मार्केट, तो उसके कारण भी थोड़ा बहुत करेक्शन तो स्वाभाविक है। आज एक्सपायरी भी है, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं ये किसानों के आंदोलन को लेकर कहीं तो भी थोड़ी सी नकारात्मकता कहीं तो भी बन रही होगी या विदेशी निवेशक कहीं तो भी पूछ रहे होंगे कि इसका क्या। इसका मतलब ये नहीं है कि सब खराब हो गया या कुछ, तो भी सरकार और किसान बात कर रहे हैं तो कुछ तो भी उसमें से एक सुवर्ण मध्य, गोल्डन मीडियम निकल के आ ही जाएगा। बड़े बड़े समस्या आई है और वो सॉल्व हुई है तो ये भी सॉल्व तो हो ही जाएगा। इसमें कोई स्वाभाविक है कि किसानों से कोई विरोध नहीं करता या किसानों से कोई खिलाफ नहीं है, पर उनकी मांगे हैं, स्वाभाविक है, जायज़ है। सरकार का कुछ बोलना है वो करेंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे, वो किसानों का और सरकार का है। हमें ये देखना है कि किसानों के इस आंदोलन में कुछ आंकड़े जो है वो क्या बताते हैं, और इसलिए आज हम शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान में राइस, चावल। तो ये जो एक टेबल है ये बता रहा है कि 17-18 में, 18-19 में और 19-20 में, ये किसी ये मीडिया में अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, पर समझने की कोशिश करिए कि हर साल ये सब राज्य है, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, AP, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य है। तो हर एक राज्य में हर एक वर्ष में कितना लाख प्रोडक्शन टन हुआ और उसमें से कितना प्रोक्योरमेंट हुआ। अभी ये थोड़ा सा समझना आवश्यक है कि ये प्रोक्योरमेंट का क्या सीन होता है। अगर आप 100 मान के चलिए 100 किलो, 100 टन कुछ भी अगर आप बनाते हैं तो उसमें से 30% या 33% लगभग ये सरकार, अगर आप किसान हैं तो सरकार आपसे लगभग, आपसे यानी पूरे हिंदुस्तान में, अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एक फसल मान के चलिए 100 मिलियन टन बनती है तो किसानों से, पूरे भारत के किसानों से सरकार उसका लगभग 33%, यानी कि अगर 100 मिलियन टन बना है तो 34 मिलियन टन या 33 मिलियन टन ये भारत सरकार किसानों से लेती है
एमएसपी पर, यानी कि हमी भाव पर, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है जिसके ऊपर ये पूरा विषय चल रहा है। तो ये वो टेबल बता रहा है कि इन राज्यों ने प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस कितना हुआ। अभी आपका ध्यान कुछ 2 या 3 परसेंटेजेस पे देना है। पंजाब आप देखिए, पंजाब में 133 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ और उसका 88% प्रोक्योरमेंट हुआ, या 128 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ और उसका 88% प्रोक्योरमेंट हुआ 18-19 में। और 19-20 में 118 लाख टन की फसल हुई और उसमें से 92% पूरा प्रोक्योरमेंट हुआ। तो अभी ये जो पूरा एक किसान आंदोलन बन रहा है, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो इसको देशव्यापी आंदोलन बनाने का जो प्रयास हुआ, भारत बंद का भी एक कॉल हुआ, लेकिन और वो भारत बंद अगर वो यशस्वी होता तो शायद शेयर बाज़ार पे उसका परिणाम पड़ता, पर वो भारत बंद यशस्वी नहीं हुआ। और वो जो किसान आंदोलन है वो अभी केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ज़्यादा उस आंदोलन में दिख रहे। पहले प्रयास में सभी राज्यों के किसान जो वहाँ पे साथ जो होने, ठीक है, कुछ राज्यों से गए होंगे, कुछ मात्रा में गए होंगे, पर अधिकतर ये जो है, ये पूरा जो किसानों का आंदोलन है, ये पंजाब हरियाणा के किसान लीड करते हुए दिख रहे हैं। और क्यों ऐसा है और क्यों इतने अभी 10 दिन 12 दिन कितने दिन हो गए फिर भी वो आंदोलन चल रहा है, और फिर भी बाकी देश के किसान अब तक बढ़ चढ़ कर उसका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। राजनीति की बात छोड़ दीजिए, पर केवल किसानों का, अर्थशास्त्र का और भारत की अर्थव्यवस्था का अगर आप देखेंगे तो कुछ आंकड़े यहाँ पे है जो हमें थोड़ी सी बारीकी से देखने चाहिए। तो ये जो आंकड़े हैं इन्हीं को एक दूसरे ग्राफ में भी है। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस इन 2018-19 18-19 में, और ये डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और तो दैट मीन्स ये अधिकृत डेटा है। अभी यहाँ पे आप देखिए वो क्या बोल रहा है, प्रोक्योरमेंट, यानी कि ये नीला वाला बार है और ये जो हरा वाला लाइन है ये प्रोक्योरमेंट परसेंटेज है। तो ये डेटा हमने एक्सेल में डाल के रखा है ताकि इसको और अच्छे से समझ सकेंगे। आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए हमने जो डेटा यहाँ पे है वो सही है कि नहीं। पंजाब 11.489, यहाँ पे आप देख लीजिए पंजाब 11.4 और ये 89% है। ऐसे ही सब है। हरियाणा 3.885, आप देख लीजिए हरियाणा 3.885। तो ऐसे सब ये जो डेटा यहाँ पे डाला हुआ है, ये डेटा हमने यहाँ पे एक्सेल में डाला है। अभी आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि ये वर्ष में 2018-19 में पंजाब से 11.4, आंध्र प्रदेश से 4.2, तेलंगाना से 4.1, इतना सब मिलियन टन का प्रोक्योरमेंट हुआ है। प्रोक्योरमेंट यानी एमएसपी पे सरकार ने उतना प्रोक्योर करना मतलब खरीदना, तो इतना खरीदा है। तो इसका मतलब है इस पूरे वर्ष में सरकार ने एमएसपी पर टोटल 40 मिलियन टन यानी कि 40 मिलियन टन का सरकार ने राइस ये प्रोक्योर किया है। ये एक बात हो गई। अब अगर हमें ये पता है, अच्छा यहाँ पे देखिए कि ये जो 11.4 टन है ये प्रोक्योरमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपका उत्पन्न कितना है और उसका कितना परसेंटेज सरकार ने लिया है, तो ये 89% है। आप ये दो आंकड़ों पे ध्यान देंगे, 89 और 85, यहाँ पे इसको बोल्ड कर देंगे, 89 और 85। तो इसका क्या मतलब है कि जितना भी पंजाब में 11.4 मिलियन टन, जितना भी पंजाब में बना था उसका लगभग 90% ये सरकार ने एमएसपी पर उठाया। सिमिलरली हरियाणा में जितना भी टन बना था उसका लगभग 85% सरकार ने एमएसपी पे उठाया, एमएसपी पे उतना माल खरीदा। तो अगर आपको 11.4 पता है और अगर आपको 11.89 पता है तो आप ये निकाल सकते हो कि पंजाब में कितना प्रोडक्शन हुआ था। तो ये प्रोडक्शन बनता है लगभग 12.81 मिलियन टन्स का और ये 4.47। अभी आप सादी भाषा में देखिए
पंजाब में 12.8 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ और जिसमें से 11.4 मिलियन टन सरकार ने खरीद लिया, यानी लगभग पूरा खरीद लिया। आप ध्यान दीजिए ना, 13 मिलियन टन बना और 11 मिलियन टन ले लिया। 2 मिलियन टन तो ठीक है, अभी लगभग पूरा ही ले लिया। यहाँ पे 4.5 मिलियन टन बना है और लगभग 4 मिलियन टन पूरा ही सरकार ने एमएसपी पे उठा लिया। तो पंजाब और हरियाणा, ये दो राज्यों में सबसे अधिक जो चावल का जो पीक बनता है उसका मैक्सिमम एमएसपी से ये दोनों राज्यों से ले। बाकी के राज्यों से कितना परसेंटेज है प्रोडक्शन आप देखिए। जैसे ये वाले इसमें आप देखिए, जैसे हम महाराष्ट्र से हैं तो 27 लाख टन बना जिसका 6%, 32 लाख टन बना जिसका 17%, 31 लाख टन बना जिसका 37%। तो थोड़ा बहुत तो बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन कहाँ 80 मिलियन टन, कहाँ 80%, 85%, 90%, 80% और कहाँ 30%, 40%। और बाकी के तो आप राज्य देखिए, गुजरात हार्डली एनीथिंग, कर्नाटक 1%, 1.1, 3%, तो आसाम, झारखंड। आप देखिए कि सरकार ने सबसे ज़्यादा जो फसल किसानों से खरीदी है वो पंजाब और हरियाणा से खरीदी। और अभी ये जो नए कृषि विधेयक बिल आए हैं जिनके ऊपर इतना पूरा आंदोलन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रयास होगा। अभी पता नहीं, वो जब आएंगे और आगे चीज़ें होगी उसके ऊपर होगा। लेकिन एक जो डर बनाया जा रहा है, उस डर के भी बात करेंगे कि एमएसपी के नीचे कॉरपोरेट्स खरीदेंगे करके वगैरह वगैरह, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो एक केवल दो ही राज्य जिनसे सबसे ज़्यादा एमएसपी पर उठाया जा रहा है, और बाकी के राज्यों में से हार्डली 50%, 10%, 9%, बाकी सारे मिला के, और बाकी सारे में महाराष्ट्र भी आता है, उन सब में मिला के 10% से कम है ये वाले आंकड़ों के अनुसार। तो कहीं तो भी सरकार का शायद ये प्रयास होगा, अभी वो जब ये बिल आएंगे और जब लगेगा तब होगा, कि दो ही राज्यों को क्यों, सभी राज्य के किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये एक हो सकता है। और इसलिए इसके कारण, जैसे मध्य प्रदेश आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, सो प्रोक्योरमेंट इज़ हार्डली 28 मिलियन टन। लेकिन मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा चावल के अभी एमएसपी में वो लोग बढ़त ले रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि शायद बाकी के राज्य के किसान जो इस बंद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रहे, उसका कारण शायद कहीं तो भी ये आंकड़ों में दिख रहा है कि वैसे भी एमएसपी का बहुत लाभ तो कभी उनको मिला ही नहीं। थोड़े बहुत कुछ मिला होगा तो मिला होगा, पर अदरवाइज नहीं। तो ये एक बात हो सकती है जिसके कारण ये जो आंदोलन है ये केवल पंजाब हरियाणा के किसानों को लेकर सीमित। स्वभाव, इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी मांगे जायज़ है, उनकी मांगे सही है, पर वो जो भारतव्यापी जो करने का प्रयास जो एक बार यशस्वी नहीं रहा, और जिसके कारण शायद शेयर बाजार ने भी उसको उतना ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जिस दिन भारत बंद का था 8 तारीख को, एक डर कहीं तो भी था कि शायद शेयर बाजार में थोड़ी सी नरमी आए, पर वो नहीं हुआ। उस दिन भी बाजार ऊपर गया, उसके बाद भी ऊपर गया, और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो जब हम बना रहे हैं, तो अभी भी शेयर बाजार जो पहले पूरा नीचे था, अभी इतना नीचे भी नहीं है, अभी थोड़ा और बाजार में ऊपर आ गया है। सो ये एक पार्ट ध्यान देने लायक है कि क्यों ये किसानों का आंदोलन पूरा दो राज्यों तक ही सीमित रहा है, अब तक देश भर में क्यों नहीं इसकी आग लगी है। एक और बड़ा, तो इसको बंद कर देते हैं क्या, एक बंद कर दिया कि कन्फ्यूजन नहीं रहता है। आप एक और ये देख लीजिए कि गेहूँ में भी वही ट्रेंड दिखता है कि पंजाब में 70% के आसपास प्रोक्योरमेंट है, और बाकी महाराष्ट्र में तो 0 है, बिहार में कुछ नहीं है, गुजरात में 1% है, उत्तर प्रदेश में 16% है, लेकिन हरियाणा में 80% है।
तो आप ये देखिए कि ये दोनों राज्यों में 70 और 80% प्रोक्योरमेंट होती है, जबकि बाकी के राज्यों में आप प्रोडक्शन देखिए। उत्तर प्रदेश में गेहूं का प्रोडक्शन देखिए 318 लाख टन है, जो कि सबसे ज़्यादा है यहाँ पे ये आंकड़ों के अनुसार, लेकिन प्रोक्योरमेंट परसेंटेज कुछ भी नहीं है। दो ही राज्य हैं जहाँ पे 70%, 74%, 60। अभी एमपी में यहाँ पे इस वर्ष थोड़ा सा एकदम से बढ़त दिखी है, पर वो भी केवल व्हीट में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि केवल दो ही राज्यों को अब तक जो एमएसपी का सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा था, शायद वो अब नहीं मिलेगा, और उसके कारण ये आंदोलन हो रहा होगा। ये एक बात। चलो आगे चलते हैं। अगर अगर आप ये एक डेटा है, अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ेंगे, एकदम कोई भी आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, तो पंजाब में भी किसानों की आत्महत्या के कुछ आंकड़े और काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आजकल आ रहे हैं, और जो कि निश्चित रूप से चिंता की बात है, बुरी बात है। किसानों की आत्महत्या के ऊपर राजनीति तो हरदम ही होती आ रही है, पर उसके अलावा जब हम बोलते हैं कि जैसे अभी हमने देखा कि एमएसपी का सबसे ज़्यादा लाभ पंजाब और हरियाणा के किसानों को है, तो स्वाभाविक बात ये बनती है कि इस पे तो फिर पंजाब और हरियाणा के किसान तो सब सुजलाम सुफलाम रहने चाहिए, उसमें तो कोई आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी के राज्यों के तो आंकड़े ही हमने देखे कि जहाँ पे पैसा ही नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे फार्मर सुसाइड समझ में भी आ सकता है, लेकिन पंजाब के किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? तो ये आप अगर पढ़ेंगे, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इन्होंने कवरेज किया हुआ है। तो एक स्टडी हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और आप उसमें अगर देखेंगे तो उसमें उन्होंने ये पेज में डेटा दिया है कि जो मैक्सिमम लोग लोन लेते हैं, अधिकतर किसानों ने जो आत्महत्या करी है, उन्होंने इसलिए करी है क्योंकि वो कर्जा वापस नहीं कर सकते। सो ऑलमोस्ट एवरी विक्टिम हाउसहोल्ड वॉज फाउंड इंडेटेड यानी कर्जे में डूबा हुआ, वेदर दे बोरोड स्मॉल सम्स और लार्ज सम्स, छोटा बड़ा जो भी है, लेकिन जिन भी पंजाब के किसानों ने आत्महत्या करी है पिछले कुछ वर्षों में, वो सब ने कर्जा लिया था, एंड they had borrowed large sums to meet their obligations both from institutional नॉन इंस्टीट्यूशन, और बाकी फिर उन्होंने पूरा दिया है कि क्या है। और नॉन इंस्टीट्यूशन में मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स और ये सब है। अभी ये फिगर्स देखिए, थोड़े से चिंता के फिगर्स हैं। ये बड़ा संवेदनशील विषय है, हम सबको पता रहना चाहिए कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, ये जो किसान है, पंजाब के जो किसान हैं, ये लैंडलॉर्ड और मनी लेंडर यानी कि साहूकार और ज़मींदार, और ट्रेडर्स और कमिश्नर, ट्रेडर्स जो बीच में जो बिचौलिए होते हैं, अड़ाकिया, तो ये सब एवरेज एनुअल इंटरेस्ट रेट जो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये साल का 18% और 16% से, जैसे ये ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट 16%, मनी लेंडर 18%, तो यार 16 और 18% से ये वो किसानों को कर्जा देते हैं। अब 16 और 18% और फिर उसका कंपाउंडिंग होता है। ये पूरा पेपर आप पढ़िए, ये 15-16 का पेपर है, कोई बहुत पुराना नहीं है। तो उसके कारण जब इतने रेट से आप अगर किसी से लोन लोगे, तो अभी क्या बोलना फिर, तो ये जो है कि इतना जो पैसा जा रहा है एमएसपी का, यानी कि अब वो पूरी कहानी और थोड़ी सी समझिए कि एमएसपी से जो पैसा जा रहा है, वो पैसा पूरा का पूरा सभी किसानों में जा रहा है, ऐसा नहीं है। अभी हमने क्या देखा कि सभी राज्यों के किसानों में नहीं जा रहा है, केवल दो ही राज्यों के किसानों के पास सबसे ज़्यादा एमएसपी का लाभ जा रहा है। अब इन दो राज्यों में भी सभी किसानों के पास नहीं जा रहा है, उसमें भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ ऐसे किसान हैं जिनको इसका यानी कि ये जो इतना सब जो पैसा जा रहा है, ये कुछ राज्यों के कुछ लोगों के पास ही जा रहा है, और ये आंकड़े चिंता के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे कि
इन आंकड़ों के अनुसार 116 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ था, जिसमें से 40 मिलियन टन का प्रोक्योरमेंट हुआ, यानी कि लगभग 34%। तो 30% जब आप साल का चावल जब सरकार खरीदती है और वो अगर दो ही राज्यों के कुछ ही लोगों के पास जाता है और मनी लेंडर्स है या जो लैंडलॉर्ड्स हैं या ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स हैं कि जिनको 18 और 16% से पैसा कर्जे पे देने की आदत थी, तो क्या ये जो विरोध हो रहा है, क्या ये सही में पूरी तरह से किसानों का आंदोलन है या इसमें इसको कुछ भ्रष्ट किया जा रहा है? क्योंकि किसी किसी के कुछ यहाँ पे अपने भी उल्लू सीधे करने का जो एक कहते हैं वो कर रहे हैं कि चलो इसके बेती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, और इसलिए जो एक प्रामाणिक प्रयत्न था किसानों का कि उनकी मांग सुनी जाए, उसको अभी और बाकी के लोगों ने भी आके भ्रष्ट कर दिया है, और जो कि आंकड़े बता रहे हैं। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और इसी के कारण शायद शेयर बाजार ने इस किसान आंदोलन को अब तक बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, शेयर बाजार ऊपर जा रहा है। क्योंकि शायद ये आंकड़े जो हैं, ये अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो समझता है कि ठीक है, आप केवल पंजाब के किसान के कंधे पर बंदूक रख के आप खुद की बात आगे करने का कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, जो इन आंकड़ों में से पता चलता है। तो ये भी हो सकता है, अभी देखेंगे आगे क्या होता है, क्योंकि बातचीत तो चल रही है। किसान भी जो स्वाभिमान उन्होंने दिखाया है कि हम सरकार का दिया हुआ खाना नहीं खाएंगे और हम लंगर चलाएंगे, तो ये सारी बातें बताती हैं कि जो किसानों की मांगे हैं वो सही है, और जो सही वाले, जो सही में जो सही किसान है, वो वहाँ पे कुछ मांग लेकर बैठे हैं या कुछ उनकी चिंता है। पर ये सब आंकड़ों की अगर आप देखें और वहाँ पे जो हो रहे हैं, जो नारे लग रहे हैं, वो सब में ऐसा लगता है कि ये इसके ऊपर थोड़ा सा कहीं तो भी कोई तो भी अपना भी उसमें हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। तो ये सबने पढ़ना चाहिए। आप सब भी इन आंकड़ों पे ध्यान दीजिए और समझिए क्या है क्या नहीं है। इसी के उल्टा जो बहुत कम लोगों को पता है वो है, चलो ये भी बंद कर देते हैं, एक बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है और आप सबने ये वेबसाइट पे जाना चाहिए, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम यानी सब लोग एक साथ आते हैं, इकट्ठा आते हैं। तो sfacindia.com आप इस वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज हैं, आप ये सक्सेस स्टोरीज पे क्लिक कीजिए, और सक्सेस स्टोरीज में सक्सेस स्टोरी ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम, FPO स्कीम, आप इस पे क्लिक करिए। आपको क्या दिखेगा, ये लिंक्स आएंगी। आप राज्य के नाम पढ़िए, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो ये जो 2-3 राज्य हैं, महाराष्ट्र भी है, कुछ कहानियां हैं। अच्छा, अभी आप इसमें कौन सी फसल के या कौन से इसकी बात करिए तो पोटैटो पापड़ मेकिंग, आलू के पापड़, प्रयागराज हो गया। वेजिटेबल्स के बारे में बात चल रही है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी सब कुछ आ गया इसमें। पल्सेस यानी कि दाल, वेज एग्रो प्रोडक्ट्स, पल्सेस एग्रो प्रोड्यूस कंपनी। तो आप देखिए कि अलग अलग राज्य और अलग अलग जो वो लोग उगाते हैं, उन सभी को FPOs का कितना फ़ायदा हो रहा है। तो ये भी कहानी बन रही है, हिंदुस्तान में ही है। अभी FPO का मतलब आपको, आप ये वेबसाइट देखिए, लेकिन आपको केवल सीधी भाषा में FPO का मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर। तो इसका क्या मतलब है कि हम 4, 5, 8, 10, 20 फार्मर्स मिलके संगठित होते हैं और एक FPO बनाते हैं। वो प्रॉपर कंपनी रहती है और वो सारा का सारा माल हम इकट्ठा कलेक्ट करते हैं और NCDEX जैसे एग्री एक्सचेंजेस पे अपना माल बेचते हैं। तो जो आप थोड़ी सी इसमें छानबीन करिए, कुछ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो हेजिंग समझ में आ गई है जिनको, और उनके जो मेंबर्स हैं उनको ये, क्योंकि एक डर क्या रहता है, जैसे ये MSP में एक डर क्या है कि कॉरपोरेट्स मेरे से आके
कम भाव में, हमी भाव या एमएसपी से कम वाले भाव में मुझसे कॉरपोरेट्स किसानों से खरीदेंगे। और उनको कि अभी भी एमएसपी से कम के भाव में बाजार चल रहा है, उसके लिए नए नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी अगर टोटल जितना भी उत्पादन होता है उसका केवल 34 या 33% अगर सरकार लेती है, तो बचा जो 60-66% है वो तो बाजार में ही आता है। और बाजार में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके भाव एमएसपी के नीचे चलते हैं आज भी, तो उसका वो नियमों से कोई लेना देना नहीं है। सो देयरफॉर अगर एफपीओज के माध्यम से कुछ किसान संगठन जो जा रहे हैं, और जो खुद ने मैंने कुछ लोगों से सुना है, बात करी है कि उनको हेजिंग समझ में आता है, तो वो आज जब बुआई कर रहे हैं, पेरणी करतात आहे तेव्हाच त्यांना माहिती असते, तभी उनको पता रहता है कि 3 महीने बाद 6 महीने बाद जब मेरा माल आएगा बाजार में, तब मैं इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से क्या कर सकता हूँ। और इसलिए वो अपने आप को हेज करके रखते हैं। वो खुद लॉन्ग होते हैं तो शॉर्ट करते हैं, या फिर जो भी है, अभी वो हेजिंग और डेरिवेटिव्स में नहीं जाना है, पर वो हेजिंग कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो डर है कि मुझे कम भाव पे बेचना पड़ेगा, वो कम भाव पे तो अभी भी चल ही रहा है। उल्टा अगर आपको पूरी संधि मिलती है, और ये भी आज हो रहा है, तो आप एनसीडेक्स या ऐसे सब जो एक्सचेंजेस है, एमसीएक्स भी है, और बीएससी एनएससी में भी अभी कमोडिटीज़ चालू करने का प्रयास चल रहा है, तो किसानों को उससे बेनिफिट आज भी हो रहा है। तो इसलिए अब केवल वो जो सेंसेशनलाइज करते हैं मीडिया चैनल्स, उन पे ध्यान मत दीजिए। आप यदि फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा आंकड़ों पे ध्यान दीजिए, कि अल्टीमेटली सब बातें पैसे पे आती है। जब तक मेरा घर सुरक्षित है मैं चिल्लाऊंगा नहीं, जब मेरे ऊपर आएगा तभी मैं जो भी है शोर करूंगा। तो ये सबको समझना चाहिए, और इसलिए ये ऐसा विषय है कि इस पे सबने अपना अपना मत बनाना चाहिए। आप दूसरों को बताओ मत बताओ, आपका मत बात अलग है, पर ये करंट अफेयर्स की बात है, ये हमारे देश की बात है, ये किसानों की बात है, ये शायद किसानों के नाम पर होने जाने वाली राजनीति की बात है, जो भी पक्ष कर रहा होगा। पर हम सबको कम से कम ये चीज़ें पता रहनी चाहिए कि क्या हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। और आप ये सारे सब कुछ ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट है, नीति आयोग की वेबसाइट है, आरबीआई डेटा देते रहता है। तो फाइनेंस में अगर आप एक स्टूडेंट है और इन्वेस्टर है, तो आपने सारी चीज़ों को आंकड़ों के बेसिस पे देखना चाहिए, ना कि भावनाओं के बेसिस पे। वही जो बोलते हैं मार्केट में कि ग्रीड और फियर, यहाँ पे भी एक फियर फियर फियर, टीवी में अगर आप देखोगे तो फियर 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 बनाया जा रहा है। आप एक कदम पीछे जाइए, सही में देखिए क्या है, कितना सच है, कितना झूठ है, और फिर आप आपका मत बनाइए। तो इसी के कारण, हाँ, आज एफ&ओ एक्सपायरी भी है, उसके कारण भी बाजार थोड़ा सा दबा हुआ हो सकता है। तो रुपया तो स्ट्रेंथन ही हो रहा है, रुपया तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 73, 75 से 74, 73, देखो अभी कितना 72 तक जाता है क्या। तो देखिए, हम बात करते करते मार्केट फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने लग गया। तो ये है। तो इस तरह से किसी भी विषय के अगर आप आंकड़ों पे ध्यान देंगे तो थोड़ा सा आपको एक उसमें से आप थोड़ा उसमें डीप में जा सकेंगे। तो ये था आज का बेयर्स एंड बुल्स। जो भी विषय हम बेयर्स एंड बुल्स में कवर कर रहे हैं, छोटे छोटे, ये सब अपने फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज से हैं। अपना पूरा उद्देश्य एक ही रहता है कि चाहे जो भी निर्णय लेना है, और जिस दिन बाजार टूटता है वो अच्छा दिन होता है खरीदने के लिए। अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो तो आप हेजिंग करिए, हेजिंग के वीडियोस भी ऊपर डले हुए हैं। आपको अगर एक आधा सेक्टर का भी बनाएंगे, जैसे सीमेंट सेक्टर का बना था, और आज ही सीमेंट सेक्टर की एक न्यूज़ आई है कि उन्होंने कार्टेल बनाया है, तो उसके ऊपर कंपटीशन कमीशन ने छड़ी लगाई है कि आप कार्टेल यानी कि सब एक साथ मिल जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम भाव नहीं नीचे आने देंगे। अरे, तो ये तो गलत है। फ्री मार्केट में डिमांड सप्लाई से भाव ऊपर नीचे होने चाहिए। तो एक कार्टेलाइजेशन पे फटकार लगी है, तो आप वो भी पढ़िए। तो ये था आज का बेयर्स एंड बुल्स। छोटे छोटे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी बातें अपने कैपिटल मार्केट मॉड्यूल में और डीप में कवर होती हैं।
ये सारे डिस्कशंस ऐसे कुछ दिन पहले डिस्कशन हुआ था कि कॉटन का जिनिंग और स्पिनिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। तो यदि आपने अभी तक कैपिटल मार्केट मॉड्यूल नहीं रजिस्टर किया है तो CMM रजिस्टर कीजिए। 8600043130 शैलेश सर का नंबर है, तो आप इनसे फ़ोन पे बाकी की जानकारी ले सकते हैं। आप वीडियोस देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत संवेदनशील विषय है, बहकावे में मत आइए किसी के भी। आप अगर समर्थन करते हैं तो भी आपके पास आंकड़े रहने चाहिए, और वो आंकड़े हमने इस तरह से बताने चाहिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे। जैसे कि इस आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण या क्या कहें नाजुक क्षण वो था कि जो किसान है वो पुलिस वालों को लंगर में खाना खिला रहे हैं। तो ये जो सिख समुदाय की जो लंगर की परंपरा है, तो वही है कि आपके आंकड़े होने चाहिए, लेकिन आप अपना मत रखिए, लेकिन कि चाहे पक्ष में चाहे विरोध में आंकड़ों के साथ रखिए, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने की या दूसरे को बुरा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरे के किसी भी और के निवेश में भी, और ये तो विषय सिर्फ शेयर बाजार से संबंधित नहीं, बड़ा विषय है, लेकिन निवेश को लेकर भी किसी के भी बहकावे में मत आइए। इतने रिटर्न्स मिल जाएंगे, उतने रिटर्न्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद को पढ़ाई करनी पड़ेगी, किसी भी विषय में खुद पढ़ाई करिए, खुद जागरूक होइए और अच्छा निर्णय लीजिए। आप वीडियोस देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।